कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं ये। पहला प्रश्न 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इसमें आपको क्या बताना है? ए पार्ट, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। बी, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो सबसे पहले जो आपको डाउट हो रहा है वो है कि विभेद क्या होता है या विभेदन का क्या अर्थ है। विभेद या विभेदन का अर्थ है अंतर करना। आपको इसमें इसका अंतर बताना है, यानी कि इसका डिफरेंस करके बताना है। तो आपसे पूछा गया है, आपको कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि हथौड़ा, बैटरी, बल्ब या तार के अंदर आपको बताना है कि धातु अधातु कौन सी है। ऐसा नहीं है। इनको यूज़ करके आपको बताना है कि इनका यूज़ करके, इनका उपयोग करके हम कैसे धातु और अधातु के नमूनों के बीच अंतर बता सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, मतलब अंतर कैसे बता सकते हैं। तो हथौड़ा यूज़ करके हम हथौड़े से हम जो भी नमूना होगा, धातु या अधातु जो भी हमारे पास नमूना है, उसको पीटेंगे अगर, तो हम उसकी आघात वर्ध्यता को चेक कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि वह पतली चादर में परिवर्तित हो रहा है या नहीं। अगर वह होता है तो वह धातु है, और अगर वो नहीं होता तो अधातु है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला है कि तार, बल्ब, स्विच, इन सब को यूज़ करके, बैटरी, इन सब को यूज़ करके कैसे बता सकते हैं। तो अगर हम एक बैटरी, बल्ब, तार और स्विच यूज़ करते हैं तो इससे हम विद्युत परिपथ बना सकते हैं, और विद्युत परिपथ के बाद फिर हम नमूने को चेक कर सकते हैं कि वो धातु है या अधातु। अगर धातु होगा तो वह विद्युत का सुचालक है, और अगर अधातु है तो विद्युत कुचालक होगा। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो हमें पता है कि यह दोनों परीक्षण वैसे तो काफ़ी उपयोगी हैं, परंतु जो सेकंड तरीका जो है उसके अंदर एक अपवाद होता है। ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपरूप है, वह अधातु होते हुए भी कुचालक है। तो पहला तरीका तो बिल्कुल ठीक है, सारी की सारी धातु आघातवर्ध्य होती हैं और सारी अधातु आघातवर्ध्य नहीं होती। अगर आप उनको पीटेंगे हथौड़े से तो वह पतली चादर में परिवर्तित नहीं होंगी और धातु परिवर्तित पतली चादर में हो जाएगी। बी जो है, जो दूसरा है, तार, बल्ब, बैटरी को यूज़ करके हम विद्युत परिपथ बना रहे हैं, उसके अंदर ऐसा ज़्यादातर तो होता है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर यह नहीं हो पाता। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद है प्रश्न 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो इसका उत्तर ये है कि ऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सल्फ़र एक अधातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, संयुक्त होती है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। हमें कैसे पता चलेगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, और जल के साथ अभिक्रिया करके यह सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। इसको चेक करने के लिए कि यह एक, वैसे तो हमें पता है कि ये अम्ल है, बट अगर हमें इसको चेक करना हो, टेस्ट करना है, तो हम इसका लिटमस पत्र पर इसका टेस्ट कर सकते हैं। लिटमस पत्र सल्फ्यूरस अम्ल की वजह से नीले से लाल हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कारण बताइए। ए, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। काफ़ी सिंपल सा आंसर है ये। प्लैटिनम, सोना और चांदी ये तीनों ही चमकदार होते हैं, इसलिए हम इसे आभूषण बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये तीनों जो धातु हैं ये आघातवर्ध्य और तन्य होती हैं, तो इस वजह से हम इसे किसी भी शेप के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। तो आभूषण इससे आसानी से बनाए जा सकते हैं। बी, सोडियम, पोटाशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। केरोसिन तेल में इसे डुबो के रखा जाता है। इसका आंसर भी आपको पता है। वैसे तो सोडियम, लिथियम और पोटाशियम ये तीनों ही काफ़ी अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और ये वायु के साथ, खुले में अगर हम इसे वायु में रखते हैं तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं और आग पकड़ लेती हैं। इनके अंदर ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये आग पकड़ लेती हैं, और आग से बचाने के लिए और इन धातुओं को बचाने के लिए हमें इसे केरोसिन में या किसी भी तेल में डुबो कर रखना पड़ता है।